नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, देश में बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और खासकर कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। आज कैबिनेट ने कोऑपरेटिव बैंक की निगरानी को आरबीआई को सौंप दिया है। यह एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आज कैबिनेट ने बाकायदा से मंजूरी दे दी है। आज के फैसले के बाद 1500 से ज्यादा, तकरीबन 1540 जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सीधे सीधे अब आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। इसमें जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दानिश आनंद, मेरे सहयोगी। दानिश, क्या फैसला लिया गया आज कैबिनेट में? देखिए, आज यूनियन कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास करा है। इस ऑर्डिनेंस पास हो जाने के बाद जितने भी देश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव और अर्बन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सारे के सारे आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। तो आरबीआई इन पे सुपरविजन कर पाएगी। कुल आंकड़ा ये 1540 ऐसे बैंक्स हैं। और अब जहाँ तक डिपॉजिटर्स की बात है तो सरकार ने निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि डिपॉजिटर्स को एक इंश्योरेंस मिल जाएगी कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। हमने कुछ समय पहले देखा था, पीएमसी बैंक का इशू हुआ था और उसके चलते काफ़ी डिपॉजिटर्स को काफ़ी कठिनाई हुई थी पैसा वापस अपना निकालने में, और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक चल रही हैं उस पर। तो ये ऐसा इंसिडेंट वापस रिपीट ना हो और कोई और ऐसे कोऑपरेटिव बैंक किसी डिपॉजिटर का पैसा डुबा के ना भागे, इसके लिए सरकार ने आज ये निर्णय लिया है। अभी एक ऑर्डिनेंस पास करी गई है और जल्द ही इस पे देश के राष्ट्रपति एक हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद तुरंत ये सब आरबीआई के सुपरविजन के अंदर आ जाएगा। आरबीआई के सुपरविजन के अंदर आने से आरबीआई को काफ़ी पावर मिलेगी इसमें, और आरबीआई प्रॉपर्ली देख पाएगा कि बैंक के क्या हालात चल रहे हैं। क्योंकि पहले बैंक को आरबीआई सिर्फ लाइसेंस देती थी और आरबीआई उसमें ज़्यादा उसके अलावा कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन अब इस निर्णय के बाद आरबीआई उस पर सुपरविजन कर पाएगा। साथ ही साथ जहाँ आरबीआई को लगेगा कि इनके मैनेजमेंट को भी बदलने की ज़रूरत है ताकि एक बेटर मैनेजमेंट हो पाए बैंक की, तो आरबीआई वो भी करेगी। ऑलराइट। और देखिए, 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दानिश। तो क्या इतने सारे बैंक्स का रेगुलेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनमें अनियमितताओं की जांच पड़ताल, खोजबीन, क्या आरबीआई क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, आपकी बात ही होगी, क्या आरबीआई इसके लिए तैयार है? देखिए, आरबीआई एक्सपर्ट्स के हिसाब से काफ़ी तैयार है, क्योंकि हम देख रहे हैं आरबीआई काफ़ी बैंक्स को कंट्रोल करते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो इशू है, ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। हर साल हमारे सामने खबरें आती रहती हैं कि कोई कोऑपरेटिव बैंक डूब रहा है पैसों में और वो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो एक बार आरबीआई के कंट्रोल में आ जाएगा। तो रोकूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ रमेश सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर ईडी हैं देना बैंक के और बैंकिंग मामलों के जाने माने एक्सपर्ट हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप कैसे देख रहे हैं आरबीआई के निगरानी में जो सौंपा गया है कोऑपरेटिव बैंक्स को? क्या इसमें जो इरेगुलरिटीज जो कोऑपरेटिव बैंक्स में सामने आई, खासकर पीएमसी घोटाले के बाद, क्या आपको लगता है कि उनसे इन अनियमितताओं पे अंकुश लगेगा? जी, मैं सबसे पहले सरकार का काफी बहुत ही बड़ा फैसला है और ये सराहनीय है। और दूसरी बात यह है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब तक सिर्फ कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं था, सिर्फ लाइसेंस इशू करता था, अब चूंकि उससे निगरानी भी, सुपरविजन भी करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे सरकारी बैंकों में भी एसेट क्वालिटी रिव्यू लाके एनपीए को छुपा के जो रखा था बैंकों ने, उस समय जो दबे हुए थे उनको क्लियर किया, वैसे ही अब सारे कोऑपरेटिव बैंक चूंकि इनके निगरानी में आएंगे तो इनके ऑडिटर वगैरह जो है, उनके ऑडिट होना, इंस्पेक्शन होना, सब रिजर्व बैंक की जवाबदारी होने से ये काफ़ी कम हो जाएगा, जो अब तक इतना गलत होते आ रहा है पीएमसी बैंक के जैसा है। तो काफ़ी अच्छा फैसला है। इसमें मैं कहूँगा कि ये बैंकों में भी अब काफ़ी प्राइवेट जो सरकारी बैंक जितनी भी है वहाँ पे तो काम हो ही रहा था, अब प्राइवेट बैंकों में भी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छी तरह से काम करके इनमें होने वाले सारे घोटालों को और जनता को होने वाले नुकसान को बचा सकेगा। जी,
बट सर, आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम भी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा बैंकिंग रेगुलेशंस भी हैं। अब उसमें 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि देश में अलग अलग हिस्सों में, और उनका जो अब तक उनका जो प्रशासन रहा है, उनको जो चलाने का तरीका रहा है, उसको समझना भी होगा। अभी तो इसमें लंबा वक्त लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे बैंक को रेगुलेट करना अभी आरबीआई के लिए थोड़ा ये लंबे समय की बात होगी, या हम माने कि सीधा आरबीआई इसमें अब पूरी तरह से सक्षम है? ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में भी सारे कोऑपरेटिव बैंक, सारे सरकारी बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को खुद ऑडिट नहीं करता है, खुद इंस्पेक्ट नहीं करता है। उसके पास कौन कौन ऑडिटर है, स्ट्रक्चर ऑडिटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सारे बैंकों में अपॉइंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंकों को चाहेगा कि एक बार वे सारे के सारे कोर बैंकिंग पे आ जाएंगे, तो आज जैसे सारे सरकारी बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तहसील के थ्रू और सब देखते रहता है कि कहाँ पे कौन सा अकाउंट खराब हो रहे हैं, 5 करोड़ से ऊपर का डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वैसे ये सारे 1540 बैंकों के बारे में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूरी ऑडिटर्स अपॉइंट करेगा, और अगर ये सारे के सारे कोर बैंकिंग पे आ जाएंगे तो आरबीआई के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उनको क्लोजली मॉनिटरिंग करने के लिए। जी, अब सर ये टेक्निकलिटीज पे बात हुई, अब जरा आम आदमी की भाषा में जरा आप एक आम ग्राहक को समझाइए जो कोऑपरेटिव बैंक में है और उसको लगता है कि भाई पीएमसी घोटाले के बाद से जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंकों के पूरे प्रशासन को लेकर जो चिंताएं उठी हैं ग्राहकों के मन में, एक ग्राहक के जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा जब आरबीआई डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा होगा एक कोऑपरेटिव बैंक को? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो था कुछ महीने पहले भारत सरकार ने लाया था, जब उन्होंने कहा था कि अब जो पहले डीआईसी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो था, वो सिर्फ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करता था हर डिपॉजिट अकाउंट का, अब वो चूंकि 5 लाख बढ़ चुका है। तो सारे छोटे छोटे जो ग्राहक है, जनता है, उनके लिए कम से कम 5 लाख रुपए तक की उनकी डिपॉजिट जो पैसे जो बैंकों में होते हैं, कोऑपरेटिव बैंकों में, किसी भी प्रकार के डिफॉल्ट होने पर कम से कम वो 5 लाख रुपए तक की उनकी रकम जो होती है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत काम करती है, उसके तरह ये सुरक्षा उनको बढ़ जाती है। और चूंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी में ये बैंक हो गए, तो किसी प्रकार के होने वाले जो अब तक की जो प्रमोटर जो हुआ करते थे इन बैंकों के, चाहे वो सरकारी राज्य सरकार के तरफ से हो, कहीं से हो, उन सब के ऊपर नकेल लगेगी। और एटलीस्ट मैं ये जरूर कहूँगा कि जो इस प्रकार की इतनी धांधली होती आ रही है, उन पर काफ़ी प्रकार का रोकथाम लग जाएगी अब, और जनता के लिए काफ़ी एक सहूलियत होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं किसी भी दावे से नहीं कह सकता है कि आगे के बाद में कोऑपरेटिव बैंक फेल नहीं हो सकते हैं, वो भी फेल हो जाएंगे, एनपीए बढ़ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को धीरे धीरे इन बैंकों के ऊपर अभी जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की तरह एक्शन लेते हैं, उनके ऊपर और भी ज़्यादा तेजी से काम करेगा। तो लगता है कि जनता के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि ये कम से कम उसमें विश्वास होगा कि अभी जो उनके अपने आदमी जो ऑडिट हो गया करते थे, कुछ छुपा लिया करते थे, अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, निगरानी उनकी होगी, तो बैंकों में, इन कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर इस तरह का कोई गलत काम नहीं होगा, ऐसा मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी आरबीआई की निगरानी के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लद्दाख में सीमा विवाद के बाद देश का मूड जो है वो चीन के पूरी तरह से खिलाफ है। जगह जगह चीनी सामान के बहिष्कार के आंदोलन चल रहे हैं, मुहिम चल रही हैं। लोग चीनी सामान नहीं खरीदने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं। और इस बीच सरकार भी अब थोड़ा सा आगे बढ़कर आ रही है इस पूरे मामले में। अब सरकार भी अपना धीरे धीरे स्पष्ट जो है रवैया सामने ला रही है। सरकार चीनी कंपनियों पर और इम्पोर्ट पर नकेल कसना चाहती है, और ये खबर आई है कि सरकार ने स्टील और एल्यूमिनियम का जो इंपोर्ट है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों का इंपोर्ट अब महंगा हो जाएगा। यानी कि एल्यूमिनियम स्टील अगर कोई बाहर से लाना चाहेगा, खासतौर से चीन से, तो वो अब महंगा हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही रेलवे ने चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक रद्द कर दिया था। यही नहीं, सरकार ने ई कॉमर्स के जरिए बिकने वाले चीनी सामान पर भी लगाम लगाना की कोशिश की है। इसके लिए वो नई ई कॉमर्स पॉलिसी पर सख्त फैसला लेने वाली है। तो कुल मिला के सरकार अब प्रोएक्टिव होके
चीनी सामान पर नकेल कसने की जो अपनी भूमिका है उस पर सक्रिय हो गई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा विस्तार के साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी समीर दीक्षित मेरे पास जुड़ चुके हैं। समीर, अब ई कॉमर्स से बिकने वाली जो चीनी सामान है, सरकार उस पर नकेल तो कसना चाहती है, सरकार पर दबाव भी है और सरकार की इच्छा भी है, लेकिन ये होगा कैसे? सरकार क्या तैयारी कर रही है, क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, सरकार दरअसल कई दिशाओं में कदम बढ़ा करके चीन का जो भारतीय बाजार में पैठ है चीनी सामान का, उसको तोड़ना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है एक तरीके से। सबसे पहले आपको बता दें कि एक बड़ा कदम ई कॉमर्स सेगमेंट में हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं, जहां सभी ई कॉमर्स पोर्टल पर जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहां पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है, उसमें हर प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन ये जानकारी देनी अनिवार्य हो सकती है। और ई कॉमर्स पॉलिसी जिसको जल्द ही जारी किया जाने वाला है, उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रोडक्ट के बारे में यह बताना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य हो सकता है। और इसी को लेकर के आज कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक अहम बैठक हुई है। DPIIT और तमाम ई कॉमर्स पोर्टल के जो मालिक हैं उनके साथ में एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में चर्चा यही हुआ है कि आप सामान जो भी ई कॉमर्स पोर्टल पे या ऑनलाइन बेच रहे हैं, उसमें यह आपको स्पष्ट तौर पे बताना होगा कि ये सामान किस देश में बना है या कहां से आपने इंपोर्ट किया है। यह जानकारी देने के पीछे एक बड़ा फायदा जो सरकार को नजर आ रहा है वो ये है कि एक तो ग्राहक को ये पता चल पाएगा कि ये सामान भारत में बना है या ये मेक इन इंडिया के तहत है या फिर ये बाहर बना है। दूसरा, लोग ये स्पष्ट तौर पे फर्क कर पाएंगे कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है या कहीं और का बना हुआ है। तो ऐसे में जो लगातार सरकार एक मुहिम भी चला रही है, एक कोशिश ये कर रही है कि मेक इन इंडिया मिशन को और फायदा पहुंचाया जाए, आत्मनिर्भर भारत को और सफल बनाया जाए, उस दिशा में ये कदम काफी कारगर और अहम साबित होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करेंगे तो आपको ये विकल्प या एक फिल्टर के तौर पे ऑप्शन दिया जाएगा कि जिसमें आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट आपके लिस्ट में आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट भारत में बना है और ये प्रोडक्ट विदेश में बना है। तो ये कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो एक अहम कदम है, सरकार इसको ई कॉमर्स पोर्टल पे भी लागू करने की लगभग तैयारी कर चुकी है और ई कॉमर्स पोर्टल के तमाम मालिकों से इस दिशा में बातचीत या अहम मीटिंग आज हुई है। और जो ई कॉमर्स पॉलिसी आने वाले वक्त में सरकार लाने जा रही है उसमें इसको अनिवार्य बनाया जाएगा। यह तो रही पहली बात। लेकिन दूसरा, ये कोई सरकार का पहला कदम नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि वो प्लेटफॉर्म जहां से सरकार के तमाम अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU सामान खरीदती है, चाहे स्टेशनरी प्रोडक्ट हो या कोई और प्रोडक्ट हो, तो GEM पोर्टल पे पहले ही सरकार ने इस बड़े फैसले को लागू किया है, जहां पे जो प्रोडक्ट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन ग्राहकों को बताना जरूरी होगा। और GEM के बाद इसी फैसले को अब ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी लागू किया जाएगा। इस एक कदम के जरिए सरकार दरअसल कई निशाने साधना चाहती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंट्री ऑफ ओरिजिन पता लगने से एक तो ग्राहक के अंदर वो भावना जरूर आती है कि ये मेरे देश के प्रोडक्ट है और मुझे यही खरीदना चाहिए। तो इस भावना को भी दरअसल सरकार जगाना चाहती है। और जब लोगों के अंदर ये फीलिंग रहेगी कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट या बाय इन इंडिया प्रोडक्ट या वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है जो अभी हाल में उन्होंने दिया है, अगर इन सभी भावनाओं को साथ में लेकर के आगे सरकार बढ़ती है, लोगों में ये भावना जगाती है, तो एक तो चीनी सामान की जो पैठ है भारतीय बाजार में, दरअसल आप देखें तो लगभग 70% जो सस्ता सामान ई कॉमर्स वेबसाइट में मिलता है वो चाइना से मंगाया गया होता है या चाइना से इंपोर्ट किया होता है। इसमें सस्ते जूते भी शामिल हैं, बिजली के उपकरण शामिल हैं, इसी तरीके से बच्चों के खिलौने और एक पूरा वाइड सेगमेंट है जिसमें चीन के ये सामान ई कॉमर्स पोर्टल पे बिकते हैं। तो ये जो पैठ है चीनी सामान की, इसको तोड़ने में, इसको खत्म करने में सरकार काफी हद तक कामयाब हो पाएगी, ऐसी सरकार की राय है। और इसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम सरकार का, और आने वाले वक्त में जब आप ई कॉमर्स पॉलिसी को लागू होता हुआ देखेंगे तो इस कदम को एक अनिवार्यता के तौर पर लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल समीर, और इसी पर आज शाम को हम 6 बजे एक खास पैनल डिस्कशन करेंगे कि वाकई में जो सरकार ने अब ई कॉमर्स में चीनी कंपनियों के दबदबे पर नकेल कसने की जो ये कोशिश की है, इसके अब क्या क्या इसका रोड मैप होगा, कितना ये मुश्किल है, कितना आसान है। ऑनलाइन रिटेलर्स को जो सामान बेच रहे हैं वो ये बताना पड़ेगा अब कि भाई वो चाइना मेड है या फिर कहीं और का, तो ये इससे कितना असर पड़ेगा और कितनी इम्पॉर्टेंट ये मुहिम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, ये कितना बड़ा फैसला साबित होगा। इसी पर करेंगे आज चर्चा शाम को 6 बजे। आपकी खबर आपका फायदा में हमारा खास शो देखना मत भूलिएगा, मेड इन चाइना वाया ई कॉमर्स, ये है आज का शो।
शाम को 6 बजे देखना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब जरा कोरोना के अपडेट ले लें और फटाफट से दिल्ली चलते हैं। यहाँ पर कोरोना के क्या जुड़े हुए मामले जो हैं चिंताजनक स्थिति में बने हुए हैं और सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है, इसका जरा फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। राजधानी में मंगलवार को करीब 4000 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या है वो 66,600 यानी कि 66,500 के पार हो गई है। हैरानी की बात यह है कि लोगों के इलाज को लेकर ठोस काम करने की बजाय इस पर राजनीति अब शुरू हो गई है और कोरोना का इलाज केंद्र वर्सेस राज्य में बंट गया है। राज्य सरकार के फैसले केंद्र को पसंद नहीं आते और केंद्र के फैसले राज्य सरकार को पसंद नहीं आते, यानी कि अब राजधानी में इलाज के अमित शाह और केजरीवाल मॉडल की बात होने लगी है। तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि दोनों सरकार ने इस बात पर सहमति जाहिर की थी कि अब मिलजुल कर काम करने का वक्त है, लेकिन राजनीति है कि पीछे छूटती नहीं। दानिश हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, किस तरह की इसमें राजनीति हो रही है? और जैसा मैं कह रहा था कुछ दिन पहले जब अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, सामने अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से, तो हर बार यही बात हुई कि भाई दोनों सरकारें मिलकर अब काम करेंगे, लेकिन अब ये राजनीति किस तरह की शुरू हो गई है? देखिए, दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर राजनीति ने अलग ही एक टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब कोरोना वायरस के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, उसके अलावा काफ़ी घमासान चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है दिल्ली में भी 2 मॉडल चल रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल और एक है गृह मंत्री अमित शाह का मॉडल। तो ये मॉडल्स का उनसे कहने का मतलब है कि कुछ दिनों पहले अमित शाह की एलजी से बातचीत हुई थी और एलजी ने एक नया नियम वो होम क्वारंटीन को लेकर आए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली में जो भी कोविड सस्पेक्ट होता है या जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको 5 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना मैंडेटरी है। लेकिन दूसरे हाथ पर दिल्ली सरकार का मानना है कि काफ़ी समय से जितने भी कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, उनकी जांच पड़ताल सब कुछ उनके घर में हो जाती है। दिल्ली सरकार का मानना है, और ये हमने काफ़ी बार देखा है कि जो भी कोविड पेशेंट होता है उनके घर में दिल्ली सरकार की टीम जाती है, उनकी जाँच करती है और उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर उनकी हालत वहाँ पर ख़राब होती है तो तभी उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जाता है। लेकिन अगर हम इसमें केंद्र का पक्ष देखें तो केंद्र सरकार का मानना है कि दिल्ली के हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऐसे इमरजेंसी पैंडेमिक सिचुएशन में इम्प्रूव करना चाहिए और उसके चलते केंद्र सरकार ने भी काफ़ी चीज़ों को दिल्ली में भेजा है। जैसे 500 ट्रेन कोचेज़ हैं जो एक आइसोलेशन फैसिलिटी है और उसके अलावा दिल्ली में एक 10,000 बेड्स की एक अलग फैसिलिटी भी सेटअप हो रही है। तो इसको देखकर केंद्र सरकार अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रही है कि एक हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में इम्प्रूव हो और दिन बर दिन जितने केसेस बनते जा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। लेकिन इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर 5 दिन की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करी जाती है तो एक पेशेंट के लिए एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है कि क्या उनको पहले 5 दिन क्वारंटीन फैसिलिटी में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए, लेकिन दोनों ही सरकारें अभी इस समय एक पॉलिटिक्स में फंस चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दानिश। उम्मीद करते हैं कि ये जो तैयारियां हैं कोरोना के खिलाफ या आम जनता के लिए हैं, ये कम से कम पॉलिटिक्स की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। बहरहाल अब दिल्ली के बाद पूरे देश में जान लेते हैं क्या हाल है। बीते 24 घंटे में 16,000 नए मामले सामने आए हैं, एक नया रिकॉर्ड, रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। हालांकि सरकारों का, प्रशासन का ये कहना है कि भाई टेस्टिंग बढ़ रही है लगातार, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि WHO कह चुका है कि भाई टेस्टिंग नहीं, क्योंकि आपने लॉकडाउन खोला है इसलिए संक्रमण के मामले भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। बहरहाल 465 लोगों की रिकॉर्ड इस बीच मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरीजों की संख्या 4,56,000 के पार हो गई है। कुल मामले 1,83,000 जो है वो सक्रिय हैं इस वक्त, और अब तक 2,58,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। अभी तक 14,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ठीक होने वालों का जो औसत है वो 57% के करीब पहुंच गया, रिकवरी रेट जो है। अब फटाफट से महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है पूरे देश में कोरोना से। यहाँ पर कुल संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में यहाँ 248 लोगों की मौत हुई है और अब तक
यहाँ 6,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है टोटल। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 846 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले 68,400 के पार पहुँच गए हैं। 3,842 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ तो कुछ दिनों बाद ही पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया धारावी पर। हर कहीं से ये चिंता जाहिर होने लगी कि भाई धारावी में अगर कोरोना फैला तो क्या होगा। लेकिन धारावी में अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एक दूसरा हॉटस्पॉट जो है अब लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। और मुंबई का ये इलाका है पॉश कहा जाने वाला अंधेरी का इलाका। क्या वजह है कि अब अंधेरी में इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और यहां पर कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए बीएमसी का प्लान क्या है, देखिए रिपोर्ट। बीएमसी के 21 जून के आंकड़ों के मुताबिक धारावी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,443 है, जबकि अंधेरी ईस्ट इलाके में संख्या 4,663 है। ज्यादा केस होने की वजह से अंधेरी की कई बस्तियों में अभी भी सिर्फ अत्यावश्यक सेवा की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। इलाके में कई मकान खाली हैं क्योंकि इनमें रहने वाले मजदूर गांव लौट चुके हैं। स्टार्टिंग के पीरियड से देखो लोग सब मतलब भागना चालू हो गए। अभी तक कम से कम बोले तो अब 400-500 लोग तो मतलब अभी तक जा चुके हैं। यहाँ पे कितनी सक्रिय गलियाँ हैं कि इन गलियों में से 2 आदमी छोड़िए 1 आदमी भी ठीक से चल नहीं सकता। कई सारी जगहों पर हालत यह है कि एक व्यक्ति इस तरीके से ठीक से नहीं खड़ा हो सकता। या तो आपको अपने कंधे सिकुड़ने पड़ेंगे या आपको मुड़ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसे में सोचिए कि जब संक्रमण के हालात होंगे तब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना कितनी बड़ी चुनौती लोगों के लिए है। 30 साल से इसी बस्ती में रहने वाले हेमंत सिंधे ने अपने इलाके की इतनी डरावनी शक्ल इससे पहले कभी नहीं देखी। कोरोना का इतना ये इफेक्ट जो धारावी में था, धारावी से अभी इस तरफ इतना बढ़ रहा है, वो दिल में डर बैठ रहा है तो क्या करे और क्या ना करे। धारावी के अपने तजुर्बे से बीएमसी ने यहाँ मिशन 0 लॉन्च किया है। इस मिशन में डॉक्टर और वॉलंटियर्स की टीम के साथ ही 50 मोबाइल डिस्पेंसरी लोगों के घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेगी। अगर ये काम 8 दिन में बहुत अच्छे तरीके से चलता है तो मैं 50 से ज़्यादा वैन लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं और ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मानसून में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं, इसलिए बीएमसी ने अस्पतालों में बेड्स बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। चलिए, और ये हुई बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। अब जरा फटाफट से गलवान के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में जो विवाद उपजा हुआ है उसके अपडेट ले लेते हैं। तो गलवान में भारतीय सेना की बहादुरी पर जो है लद्दाख में 3 भाइयों ने खास तौर पर एक गाना तैयार किया है। गीत के बोल हैं, गलवान हमारा है, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन 3 भाइयों ने हिंदी और लद्दाखी भाषा में तैयार किए इस गीत में गलवान में भारतीय सेना की वीरता वो दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। गलवान में भारतीय सेना बलवान साबित हुई है, चीनियों को सबक सिखाया है, 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया है। हमारे साथ इस वक्त लद्दाख के TMS थ्री ब्रदर्स हैं, जो कि अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने गलवान में भारतीय जवानों की वीरता को लेकर एक शानदार गीत बनाया है, वो हम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं इनका कहना क्या कहना चाहेंगे। इंडस नदी का एक किनारा है, किस तरह से जो वीर जवानों ने मोर्चा लिया, चीनियों को खदेड़ दिया, मार दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम TMS थ्री ब्रदर्स की ओर से जो हम यहाँ पे इंडस वैली के सामने हम एक गाना पेश करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे हिंदुस्तान के वीर जवानों ने चीनी वालों को वहाँ पे गलवान नदी में 40-50-60 के करीब वहाँ पे उनको धकेल दिया और उनको मार दिया। तो उसी के ऊपर हम उनके मॉरल हाई करने के लिए और उसको हौसला अफजाई करने के लिए हम TMS थ्री ब्रदर्स, टी टशिया और टी तमचोस की ओर से हम एक छोटा सा एक गाना पेश करने जा रहा हूँ। शुरू करिए। तो मुलाजा फरमाइए। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गलवान नदी है हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। गलवान नदी है हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। हिंदुस्तान के वीर
दुश्मन को हम हराएंगे। हिंदुस्तान के वीर जवानों दुश्मन को हम हराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गलवान नदी है हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। गलवान नदी है हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। हिंदुस्तान के वीर जवानों दुश्मन को हम हराएंगे। हिंदुस्तान के वीर जवानों दुश्मन को हम हराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।